बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ई कॉम इनसाइट्स की दूसरी एपिसोड के साथ मैं जियाद शेख और मेरे साथ मुदब्बिर अली मौजूद हैं। आज हम जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि बहुत सारे ई कॉम स्टार्टअप शुरू होते हैं और वो कुछ अरसे लिंगर ऑन होने के बाद फेलियर के तौर पे ख़त्म हो जाते हैं। कई डिजिटल नोमैड्स जो हैं वो इस एरिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फेलियर के साथ वाइंड अप कर देते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो मुदब्बिर अली, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुदब्बिर, मेरे ख्याल में थोड़ा सा एक डिटेल सा जवाब दीजिएगा कि क्या ऐसे रीज़न हैं जिसमें लोग क्या है कि डिजिटल नोमैड के तौर पे शुरू करते हैं ई कॉम इनसाइट्स और बाद में क्या होता है कि वो थोड़ा अर्सा गुजरने के बाद थोड़ा नाउमीद होकर डिसर्ट होकर और क्या है वाइंड अप कर देते हैं। तो ज़रा इसके बारे में बताइएगा। सर, इसमें कुछ डिफरेंट फैक्टर्स हैं। अब इसमें जैसे सबसे पहला हमने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था कि रेट ऑफ एग्जीक्यूशन, कि आप एग्जीक्यूशन आपकी स्लो है। फिर लैक ऑफ क्लैरिटी कि आप कौन सा प्रोडक्ट ऑफर करना चाह रहे हैं, किस मार्केट को कैटर करना चाह रहे हैं। मतलब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग क्लियर बिजनेस प्लान ना हो जो आपकी पोटेंशियल्स के साथ मैच करे, पोटेंशियल्स के साथ अलाइन हो, आपकी स्ट्रेटजीज़ के साथ अलाइन हो। अब आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कुछ और होता है और आप अपनी यूएसपीज़ कुछ और बिल्ड करना चाह रहे होते हैं, मार्केट को और टारगेट कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ें आपके रिसोर्सेज सही से यूटिलाइज नहीं होते, जिस वजह से आप वो टारगेट्स अपने अचीव नहीं कर पाते। वो फिर एक रीज़न होता है कि लोग डिसहार्ट होते हैं, फिर डिस्करेज होकर डिसकंटिन्यू कर देते हैं अपने बिजनेस को। और जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मेरा खुद अपना स्टार्टअप है, तो जो जितने भी ये ई कॉमर्स स्टार्टअप्स होते हैं उनमें लैक ऑफ क्लैरिटी उनके ऑपरेशंस में, उनके बिजनेस में, उनके बिजनेस प्लान में, प्रोडक्ट्स में, उनकी डायरेक्शंस में, किस तरह लेके जाना है, प्रोडक्ट को लॉन्च किस तरह करना है, नेक्स्ट 3 मंथ्स में किस फेज़ में लेके जाना है, 6 मंथ्स में किस फेज़ में लेके जाना है। तो ये कुछ रीज़न होते हैं। और एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट रीज़न मैंने एक्सपीरियंस किया तो डिफरेंट स्टार्टअप्स के साथ काम करके, वो ये था कि हमारी कोशिश होती है कि हम रातों रात अमेज़ॉन या दराज बन जाए कि हम सब बेच दें। तो मेरा इसमें एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर आप सब बेचने जाएंगे ना तो कुछ भी नहीं बिकेगा। तो आप इनिशियली आप यूएसपीज़ बिल्ड करें, अपनी कोई स्पेशलिटी बिल्ड करें कि आप किस मार्केट को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, कोई एक नीश अपना फाइंड करें। वो उसमें आप अपने आप को थोड़ा अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर रहे हैं, अपना ब्रांड बिल्ड करें, फिर आप एक्सपेंड या डाइवर्सिफाई करें। शुरू में हम लॉन्च करते ही हम चाहते हैं 3 महीने के अंदर ही हम हर चीज़ बेचना शुरू कर दें, एक्सपेंड भी कर दें, डाइवर्सिफाई भी कर दें। और हमारे ऑपरेशंस स्केलेबिलिटी उतनी नहीं होती, रिसोर्स उतने नहीं होते, ऑपरेशंस उसको उतना बैक नहीं कर रहे होते। इस वजह से फिर वो ना टारगेट्स अचीव होते हैं और सब चीज़ें बीच में रह जाती हैं, फिर लोग डिसकंटिन्यू कर देते हैं। सही, यानी आप ये कह रहे हैं कि सबसे पहली चीज़ अगर मैं इसको एक जगह पुट डाउन करना चाहूँ लोगों की आसानी के लिए, तो ये है कि सबसे पहले वो एक टाइम फेज स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं बनाते कि अगले 1 महीने, 1 क्वार्टर, 6 महीने और 1 साल में क्या क्या कुछ करना है, और टाइम बाउंड एक्टिविटीज़ नहीं बनाते। फिर दूसरी चीज़ ये है कि स्टार्टिंग टू मैनी थिंग्स साइमल्टेनियसली, बहुत सारी चीज़ें वो इकट्ठा शुरू करने की कोशिश करते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि पीछे उसकी सप्लाई चेन, अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें नहीं देखते और फिर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा शुरू करके आखिर में जी सर। नाकामी। एक और जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे भी याद है एक्सपीरियंस से, कि डिफरेंट जो स्टार्टअप्स होते हैं वो स्टार्ट करते हैं 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, वो फोकस कर रहे होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी पे। वो रादर उनको जो ये जब के फोकस करना चाहिए कि हम जो अपना कैश जनरेट कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उसको रीइन्वेस्ट करके अपनी कैपेबिलिटीज़ को, कॉम्पिटेंसीज़ को बिल्ड करें। तो वो बिल्ड नहीं होती, उसकी वजह से भी एक ड्रॉबैक होता है। जैसे रिसेंट एग्जाम्पल है, अभी ये कोरोना वायरस का पेंडेमिक हुआ, इसमें जहाँ बहुत से बिजनेसेस ने, एक एग्जाम्पल है ये हैंड सैनिटाइज़र की, बहुत से बिजनेसेस ने बहुत फ्लॉरिश किया हैंड सैनिटाइजर्स के। यहाँ पर मैं पर्सनली कुछ ऐसे बिजनेसेस को भी जानता हूँ जिन्होंने हैंड सैनिटाइजर की इंडस्ट्री में होते हुए भी उन्होंने कोई बिजनेस नहीं किया और बिल्कुल वो एंड के करीब आगे उन्होंने अपने बिजनेस बंद कर दिए। रीज़न बीइंग, जब डिमांड बढ़ी तो उनके पास इतनी स्केलेबिलिटी उनके पास थी ही नहीं, ऑपरेशन में ना ऑपरेशन इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो स्केल करते। ऐसे में जब डिमांड कस्टमर्स की तरफ से, सप्लायर्स की तरफ से और मार्केट की तरफ से बल्क क्वान्टिटीज़ में आ रही थी, तब वो अब डिलीवरी नहीं कर पाते थे, अपनी डिमांड को मीट नहीं कर पाते थे सप्लाई के हिसाब अपनी तरफ से। तो ऐसे में वो अगर वो अपनी कॉम्पिटेंसीज़ को भी बिल्ड करें इनिशियली स्टार्ट के साथ ही, तो वो उनको फ़ायदा हो जाता है। अगर बिल्ड ना करें तो फिर मार्केट में अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है, जिस तरह कोरोना वायरस का भी इशू हुआ, तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाती, उनको वो मार्केट डिमांड पूरी नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उनके जो गोल्स हैं वो भी मीट नहीं होते थे। अच्छा, क्या ये चीज़ जो है, जो आपने भी चीज़ बताई, ये चीज़ जो है, ये फिनोमेना जो है, ये उन बिजनेसेस पे भी, उन ई कॉम बिजनेसेस पे भी जो कि बाय एंड सेल मॉडल पे काम करते हैं, यानी एक जगह से कोई चीज़ बाय की और उसके बाद आगे उसको सेल कर रहे हैं,
जिनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, क्या उन पे भी एप्लीकेबल है और सर वो क्यों फेल होते हैं? सर उन पे भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि ये जो बेसिक प्रैक्टिसेस है वो चाहे ट्रेडिंग बिजनेस हो, सर्विस हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, वो तो सेम है। अब अगर ट्रेडिंग बिजनेस में भी डिमांड ज़्यादा है, फॉर इंस्टेंस मेरा एक एक्सपीरियंस रहा कि उस पर भी रिसेंट कोरोना वायरस पेंडेमिक में ही एक बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो ट्रेडर्स के थे कि उनको बस इंपोर्ट करनी थी और उनको प्रोडक्ट्स आगे फॉरवर्ड करने थे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपनी फर्म्स को जो जो उनसे सोर्स करती थी, पर उनके पास भी कैपेबिलिटीज़ नहीं थी, ना इतनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ थी कि वो उन ऑर्डर्स को मीट कर पाते, तो उस वजह से वो भी ऑर्डर्स नहीं ले पाए और ना क्या कहते हैं अपने आप को एक्सपेंड कर पाए, और जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी जिसमें दूसरे बिजनेसेस कमा रहे थे वो उसमें उन्होंने नहीं कमाया। तो मतलब थोड़ा सा और ये बताइएगा कि और क्या क्या रीज़न होते हैं इसके अलावा कि मतलब एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का लैग हो गया, सप्लाई चेन को सही से जिसे कहते हैं फॉरवर्ड साइटेडनेस नहीं रख सके उसके बारे में, लॉन्ग टर्म नहीं प्लान किया और शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को फोकस कर रहे होते हैं, तो इसके अलावा और क्या चीज़ें सर ऐसी? एक और जो बहुत मैंने चीज़ देखी वो थी लैक ऑफ क्लैरिटी। मतलब हमारे यहाँ काफ़ी चीज़ें स्टार्टअप्स ग्रे एरियाज में रख रहे होते हैं और वो प्लान्स, हमारे प्लान्स और स्ट्रेटजीज़ और हमारे ऑपरेशन हर चीज़ अगर मगर पे चल रही होती है, वो जब तक क्लैरिटी नहीं होती तो बड़ा इशू हो जाता है कि एज अ टीम, एज अ स्टार्टअप जब रिसोर्सेज की लिमिटेशन हो तब उसको कैसे एग्जीक्यूट करें, क्योंकि आपको एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट करनी होती है। कंपेटिटर आपके कोई भी आप इंडस्ट्री में, कुछ बड़े कंपेटिटर्स भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं, ऐसे में आपको स्टार्टअप में बहुत क्विकली, बहुत प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करना होता है। पर अगर आपके पास चीज़ें क्लियर ना हो, ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें ना हो और ग्रे एरियाज में होता हो, आप इतना जल्दी एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते मार्केट की सिचुएशन में, तो उसकी वजह से भी स्टार्टअप्स को काफ़ी नुकसान होता है। अच्छा, थोड़ा सुनने वालों के लिए मैं मज़ीद इसको जो है इस सवाल को मज़ीद थोड़ा सा कुरे दूँगा कि मतलब क्लैरिटी से आपकी क्या मुराद है, कि क्लैरिटी क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या कुछ रिटिन होमवर्क होना ज़रूरी है, या क्लैरिटी आप किस चीज़ को कह रहे हैं? सर क्लैरिटी दोनों, रिटर्न भी और विजन वाइज भी। अगर आपका विजन, आपको नहीं पता कि मुझे करना क्या है, किस तरफ अपने बिजनेस को, अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को लेके जाना है, मतलब आपके पास एटलीस्ट 3 महीने 6 महीने का तो प्लान होना चाहिए, जहां आपको पता है, आपने माशाल्लाह खुद इतनी मल्टीनेशनल फर्म्स के साथ काम किया है कि वो अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल का सोच रही होती है। वो रिसेंटली जैसे मैं एक फर्म को भी पढ़ रहा था कि उन्होंने वो अपना 2050 का प्लान दिया है गेस, तो वो फॉर्म्स अपने 20-20, 30-30 साल के प्लान्स दे रही हैं, और ऐसे में अगर कोई स्टार्टअप है तो सिर्फ अपने 1 महीने 2 महीने के साथ प्लान के साथ है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो दूसरा कोई और मार्केट किसी और तरफ जा रही हो और आप किसी और तरफ जा रहे हो। तो आपके पास एक रिटन, डॉक्यूमेंटेड रिटन भी हो प्लान, और आपका विजन भी हो कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली, कि आपको 3 महीने में क्या करना है, 3 महीने का आपका गोल क्या है, और फिर उस गोल को आप मतलब उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करें अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि जहाँ आप सर्वाइवल का मसला आ जाए। आप एक गोल, अपना गोल बनाएं अपने रिसोर्सेज को देखते हुए, मार्केट डिमांड को देखते हुए, मार्केट सिचुएशन को देखते हुए, और फिर आप उसको अपने रिसोर्सेज को देखते हुए फिर आप उसकी तरफ जाएं। हमारे यहाँ इशू यही होता है कि अभी जैसे फॉर इंस्टेंस अभी आपको बताइए हैंड सैनिटाइजर वाला मसला हुआ था, तो जो लोगों के रेगुलर बिजनेसेस थे, लोगों ने उसको भी छोड़ के हैंड सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिए थे। तो उससे हुआ ये कि थोड़े दिनों में हैंड सैनिटाइजर की डिमांड कम हो गई, जब दुनिया में थोड़ा वायरस अभी थोड़ा बेहतर होना शुरू हुआ, तो अब जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी थी उनकी इन्वेस्टमेंट भी पूरी नहीं हुई, और वो अब ना अपने बिजनेस में वो कहीं उस तरह काम कर पा रहे हैं और ना हैंड सैनिटाइजर में काम कर पा रहे हैं। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आप उस पर तो काम करें, उस पर क्लैरिटी के साथ काम करें, 3 महीने का प्लान अपना अचीव करें, 6 महीने का, फिर 1 साल का, क्योंकि अगर आपका प्लान नहीं होगा तो आप डेफिनेटली इंप्रूवमेंट भी नहीं कर पाएंगे, अपने प्रोडक्ट को डेवलप भी नहीं कर पाएंगे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्योंकि बहुत कोर है आपकी, क्या कहते हैं, स्टार्टअप्स के लिए। आप प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, फीडबैक लेके इंप्रूव करते रहते हैं। अगर प्लान नहीं होगा, क्लैरिटी नहीं होगी 3-4 महीने 6 महीने में क्या करना है, तो प्रोडक्ट फिर बीच में ही रह जाएगा, वो ना प्रोडक्ट बिल्ड होगा ना ब्रांड बिल्ड होगा। अच्छा, एक चीज़ और, क्या इस फेलियर में जो आपने पिछले सेशन में बताया था कि गूगल और फेसबुक रोज़ाना नए टूल्स और एल्गोरिथम जो इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो क्या ये वजह होती है कि लोग उनको डेली बेसिस पे सीखते नहीं हैं? क्या ये है? तो उनको सीखने के लिए क्या तरीका है, और आप क्या चीज़ रिकमेंड करते हैं कि डेली बेसिस पे सीखना है, या क्या तरीका अडॉप्ट करना चाहिए? सर इसमें तरीका तो ये अडॉप्ट करना चाहिए कि आप एज अ वॉच डॉग, जो भी आपका कंसर्न डिपार्टमेंट है, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर गूगल की जो हम बात करते हैं तो ये डिजिटल मार्केटिंग की डोमेन में आता है, तो आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग की या मार्केटिंग की टीम है वो कंटिन्यूसली उसमें आपकी टीम जो है वो एक वॉच डॉग का काम भी कर रहे हो, आप उन अपडेट्स को देख रहे हो कि वो क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या चेंजेस नहीं हो रहे। अब फॉर इंस्टेंस अभी रिसेंटली अमेजॉन ने रशिया में अपने क्या कहते हैं कुछ बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैंसिल कर दिया था, तो अब ऐसे जो बिजनेसेस थे जिनको अंदाज़ा था कि पॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही हैं रशिया और अमेरिका के बीच में,
तो उन्होंने चालाकी दिखाई, उन्होंने अपने बिजनेस को थोड़ा शिफ्ट किया, उन्होंने अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा अपने आप को लीगली थोड़ा चेंज किया कि कहीं किसी और कंट्री में अपने आप को शिफ्ट किया, अपनी सप्लाई चेन थोड़ी चेंज करी, वो बच गए। जिन्होंने नहीं देखा कि आप किस तरफ दुनिया जा रही है, उनकी मार्केट किस तरफ जा रही है, अमेरिका से टेंशन बढ़ रही है, उनके बिजनेस ख़राब हुए। चाइना और अमेरिका के, रशिया में, अमेजोन रशिया की बात कर रहा हूँ, अच्छा। चाइना अमेरिका का तो डिफरेंट चीज़ हुआ। सही। रशिया में रिसेंटली लास्ट ये 2019 के दिसंबर में हुआ था कि रशिया ने कुछ अपनी जो एक्टिविटीज़ थी वो कैंसिल कर दी थी। सही। तो ये आप मतलब, अच्छा ये भी थोड़ा सा बताइएगा कि लोग उसको क्या डेली बेसिस पे सीखें, क्या करें, कैसे? सर इस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एसईओ पे काम कर रहे हैं तो आप उसको वीकली देख लें। अगर आप पेड एड्स की बात करें तो पेड एड्स पे मेरा, क्योंकि जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है वो डिजिटल मार्केटिंग है, तो पेड एड्स में तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप डेली उसको देखेंगे। एक दिन की भी अगर आप उसको मिस करते हैं, ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि अगर एक दिन भी चेंज हुआ तो आप उसका फ़ौरन अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दें, कुछ और करना शुरू हो जाए। आपने जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है, जो आपने डिजिटल एडवर्टाइजिंग का प्लान बनाया, उसको फॉलो करें, 2-3 दिन 4 दिन देखें, पर उसको देखते रोज़ रहें। एक्शन फ़ौरन ना लें, बेशक आप देख लें, एक दिन वो ट्रेंड रहता है, दूसरे दिन रहता है, तीसरे दिन रहता है या नहीं रहता, उसके बाद आप कोई डिसीजन लें, पर आप देखें लाजमी उसको रेगुलरली। सही। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि वो उसको ज़रूर डेली बेसिस पे मॉनिटर करते रहें। अच्छा, दूसरा अगर कोई सीखना चाहिए एल्गोरिथम्स, जैसे मुझे अगर शौक़ हो कि भाई मैं डेली बेसिस पे जो है वो एल्गोरिथम सीखूं, तो वो सोर्स क्या है, कहाँ जाके मैं ये सीख सकता हूँ? सर बहुत आसान सोर्स है इसके लिए। जो डिफरेंट ब्रांड्स, इवन खुद गूगल है, गूगल का न्यूज़ लेटर है, हब स्पॉट का न्यूज़ लेटर है, फेसबुक का न्यूज़ लेटर है, उसमें ईमेज पे वो रेगुलरली आपको आर्टिकल्स भेज रहे होते हैं। कोई अगर चेंज होता है, कोई एल्गोरिथम चेंज हुआ या कोई बड़ा कोई और वो चेंज कर रहे हैं स्ट्रेटेजिकली अपने सर्विसेज में, तो वो उसके बारे में आपको नोटिफाई करते हैं। वो कंटिन्यूसली अपनी आपको क्या कहते हैं चीज़ें भेज रहे होते हैं। अब अगर वो 9 चेंजेस, फॉर एग्जांपल गूगल की हमने बात की, 9 चेंजेस पर डे वो कर रहे हैं। अब गूगल एक जाइंट है, अब वो 9 चेंजेस ऐसे नहीं करेंगे कि फॉरन उन्होंने किसी दिन सोचा और 9 चेंजेस हो गए। उसके पीछे भी सालों की, महीनों की रिसर्च होगी, बैकएंड पे प्लानिंग होगी, तो वो उसके हिसाब से अपनी हर चीज़ लेके चल रहे होते हैं कि हमें इस वक्त ये चेंज करना है, इस वक्त ये चेंज करना है, अभी इसको उस तरफ लेके जाना है। क्योंकि उनकी तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो तो कंटिन्यूसली चल रही होती है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी काम कर रहे हैं, ब्लॉकचेन पे भी काम कर रहे हैं, रोबोटिक्स पे भी काम कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग पे भी काम कर रहे हैं। तो वो तो अपने आप को स्ट्रक्चर के हिसाब से लेके चल रहे होते हैं और वो आपको उसके बारे में नोटिफाई भी कर रहे होते हैं। अब मसला ये है, मैं थोड़ा सा ये भी कि भाई आपको पता है ये जो हमारी यूथ और यंग जनरेशन जो है वो जो है वही कोई न्यूज़ लेटर पढ़ना, वो भी 9 चेंजेस का पर डे, बड़ा मुश्किल काम है। तो कोई आसान तरीका नहीं है या यही एक तरीका है जिसके ज़रिए वो सीख सकते हैं? सर तरीके और बहुत हैं। ऐसे मैं पर्सनली क्या करता हूँ कि जो मेरी इंडस्ट्री के जिनसे इंस्पायर होता हूँ, जो मेरी इंडस्ट्री में लीडर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं उनको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेता हूँ। अब अगर मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करता हूँ और मुझे अगर इंस्टाग्राम यूज़ ही करना है, तो मेरे पास इंस्टाग्राम में मेरे लीडर्स की वो चीज़ें आ जाती हैं जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ, उनके कोटेशन आते हैं, उनकी स्ट्रेटजीज आ जाती हैं, वो कोई इंसाइट शेयर कर देते हैं जिससे पता चल जाता है। और इवन बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमें पढ़ के ऐसा लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे कुछ इतना नहीं फ़र्क पड़ने वाला, या कोई चीज़ ऐसी होती है हम समझते हैं कि गूगल ने चेंज कर दिया, इससे हमें बहुत फ़र्क पड़ जाएगा और हम अपनी चीज़ें चेंज करना शुरू कर देते हैं। तो बाद में वो रिवैलिडेशन बिल्कुल ऐसी नहीं निकलती। वो एक्सपर्ट बता रहे थे नहीं भाई इससे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ना, या कभी ऐसा होता है कि वो बताते हैं भाई आपने इसको ध्यान नहीं दिया, इससे तो बहुत फ़र्क पड़ना है आपके बिजनेस को। अच्छा, अब आखिर में जो है वो मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि जो भी नए ई-कॉमर्स स्टार्टअप्स करने जा रहे हैं या जिन्होंने किया है, उनके लिए कोई डोंट्स अगर आप बताना चाहें कुछ 2-4, तो क्या डोंट्स होंगे? सर सबसे पहला डोंट और उसके साथ डूज भी बता देता हूँ उसके, ताकि वो कि एक्शन क्या लेना है। वो ये है कि आप स्टार्ट में ये माइंड बना कर नया, जो हमारे पाकिस्तान में थोड़ा स्टार्टअप्स में होता है कि मुझे हर चीज़ बेचनी है। आप हर चीज़ बेचने जाएंगे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप पहले अपनी सुपर पावर फाइंड करें कि आपकी, जिसको लोग अपनी बिजनेस मैनेजमेंट में यूएसपीज बोलते हैं, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस, आपकी स्पेशलिटीज़ होती हैं, उसको मैं सुपर पावर बोलता हूँ। आप अपनी सुपर पावर फाइंड आउट करें कि ऐसा कौन सा काम है जो आप अच्छा कर सकते हैं, जो आपकी स्पेशलिटी है, या आप अगर मार्केट में वो करेंगे तो दूसरों को अच्छा कॉम्पिटिशन दे सकते हैं। वो अपनी सुपर पावर पहले मालूम करें। फिर उसके बाद दूसरा बहुत जो एक डोंट है और डू भी है उसका, वो ये है कि आप ना, लोग क्या करते हैं, वो लोग एक पूरी मार्केट को टारगेट कर लेते हैं। अब दुनिया स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, तो ऐसे में कस्टमाइजेशन की तरफ बढ़ रही है दुनिया, अपनी कस्टमाइज सर्विसेज की तरफ जा रही है, हर बिजनेस अपने कस्टमाइज सर्विसेज ऑफर कर रहा है। ऐसे में अगर आप पूरी मार्केट को टारगेट करते हैं तो वो स्टार्टअप्स के पास रिसोर्सेज भी कम होते हैं, वो उनको कैटर ही नहीं कर पाते उस डिमांड को। ऐसे में आप उसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है कि आप अपना नीश फाइंड करें कि मेरा नीश क्या है। फॉर इंस्टेंस अगर हम रेस्टोरेंट बिजनेस की बात करते हैं, अब रेस्टोरेंट बिजनेस में आप नया बिजनेस खोल रहे हैं
और आप बोलते हैं मैं फास्ट फूड भी रखूँगा, चाइनीज़ भी रखूँगा, इटालियन भी रखूँगा, बारबेक्यू, कढ़ाई सब रखूँगा, तो आप किस नाम से मशहूर होंगे? कि आपकी यूएसपी बिल्ड नहीं होगी। तो उससे बेहतर सॉल्यूशन क्या है, आपने यूएसपी निकाले, फॉर इंस्टेंस आपने फास्ट फूड अपना पहले लॉन्च किया, आपने फास्ट फूड अपनी स्पेशलिटी बिल्ड करी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप एक्सपेंड करें। सिमिलरली अगर ट्रैवलिंग की बात कर लें, आप ट्रैवलिंग बिजनेस कर रहे हैं, ई कॉमर्स पर जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन उसमें हो रही है, लोग अच्छे ग्रोथ की इंडस्ट्री कर रही है, तो आप ट्रैवलिंग में आ रहे हैं, तो ट्रैवलिंग में ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ ही आप ट्रैवलिंग भी करवा रहे हैं, फॉरेन टूर्स भी करवा रहे हैं, आप बाकू भी भेज रहे हैं, थाईलैंड भी भेज रहे हैं, हुंजा भी भेज रहे हैं, आप हर ट्रैवलिंग में काम कर रहे हैं। ट्रैवलिंग में अपना नीश फाइंड आउट करें कि आपका नीश नॉर्दर्न मतलब एडवेंचर टूरिज्म है, या आपका मेट्रोपॉलिटन टूरिज्म है, या आपका फॉरेन टूरिज्म है, या आपका ये थोड़ा जो रिलीजियस टूरिज्म होता है हज उम्रा टाइप इसका है, तो अपना नीश फाइंड आउट करना जिस भी आप इंडस्ट्री में। यानी थोड़ा सा जैसे कहते हैं छोटे लेवल से स्टार्टअप करें, थोड़ा सा उसको स्कोप डाउन करें कि भाई इन बाउंड्रीज में हमें शुरू में प्ले करना है, क्यों? क्योंकि ये हमारा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है, बिल्कुल। और ये करेंगे तो फिर जो है वो उनको जो है फ़ायदा भी होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंशन करते चलें। बिल्कुल। और इन 2 पॉइंट्स के बाद फर्स्ट ये कि आप अपनी सुपर पावर मालूम करें, सेकंड अपना आप नीश फाइंड आउट करें। इसके बाद तीसरा ये पॉइंट जो मुझे पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस रहा अब तक स्टार्टअप्स के साथ, वो ये है कि आप अपना ये देखें कि आपको जो वक्त के साथ साथ ना अगर आपने 3 महीने में कुछ अचीव किया है, तो आपको 3 महीने के बाद अगर आप चौथे महीने भी उसी पोटेंशियल के साथ आप हैं, तो आपने 3 महीने में कुछ अचीव नहीं किया। अगर आप 3 महीने में अचीव कर रहे हैं तो अपने आप को रीबिल्ड करें, अपने आप को रीइन्वेस्ट करें, अपनी कॉम्पिटेंसीज बढ़ाएं, अपनी स्ट्रेंथ्स बढ़ाएं, ताकि आप अपने आप को ग्रो तो कर सकें, कल को आप स्केलेबल पोजीशन में। तो जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि सैनिटाइजर के बिजनेस में बहुत से बिजनेस ऐसे भी हैं सैनिटाइजर के, जिन्होंने कुछ अचीव नहीं किया क्योंकि उनके पास स्केलेबल कैपेसिटीज़ ही नहीं थी। तो अपने आप को आप अपने ऑपरेशंस तो बेहतर करें कि आप स्केल कर सकें कल को अगर मार्केट डिमांड आती है। सही सही। मतलब फिर इसके अलावा और कोई लास्ट एडवाइस जो आप देना चाहें इनिशियल स्टार्टअप करने वालों को, जो ई कॉमर्स स्टार्टअप कर रहे हो, कोई लास्ट पंच लाइन? लास्ट जो मेरा पर्सनल स्टार्टअप्स के साथ भी, एजुकेशन में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी अब तक रहा है, वो यही है कि कंटिन्यूस लर्निंग बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में, सेल्फ लर्निंग खास तौर पे। और क्योंकि सेल्फ लर्निंग आप कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली अगर, तो आप दुनिया से कम्पीट कर रहे होते हैं, आप दुनिया के हिसाब से चल रहे होते हैं। जहाँ आप थोड़ा रुके दुनिया आपको आगे लेकर चली जाएगी। एग्जाम्पल आप किसी भी फील्ड में, आप डिजिटल मार्केटिंग की मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ये मेरा एरिया ऑफ फील्ड ये है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में आपने कुछ साल काम किया, फिर आपने 6 महीने कुछ नहीं सीखा, तो 6 महीने में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। अब जैसे रिसेंटली लास्ट एयर ऑन शो में पूरी डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने और क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन ने बहुत इन्फ्लुएंस किया है। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो बहुत ज़्यादा ही चेंज कर दिया डिजिटल मार्केटिंग को। अब अगर कोई ऐसा आप प्रोफेशनल है जो अपनी फील्ड में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो नहीं समझ रहे, अब उसका मतलब ये नहीं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट बन जाएं, पर आप उसकी बेसिक्स देख लें, उसके इफेक्ट्स देख लें कि क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, आप किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं, स्ट्रेंथ्स को किस तरह कैपिटलाइज करना है और वीकनेस को किस तरह अंडर प्ले करना है। आपको इस तरह एज अ स्टार्टअप शुरू में खेलना पड़ता है। सही, बहुत शुक्रिया मुदब्बिर। और इसके साथ आज हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे, और हमारी हमेशा ख्वाहिश ये रहती है कि आपसे से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करें, बट ये है कि प्रोग्राम ज़रा क्रिस्प और इंटरेस्टिंग रखने के लिए कि छोटे छोटे हम ये एडवाइसेस और डूज एंड डोंट्स आपसे मालूम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, और आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।